वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ोलॉजी फोरम। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ जीनोटॉक्सिसिटी। जीनोटॉक्सिसिटी पे बात करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जीनोटॉक्सिसिटी। जीनोटॉक्सिसिटी बेसिकली दो वर्ड्स पे कंप्राइज करता है। फर्स्ट वन इज़ जीनो मीन जीनोम जीन एंड अदर वन इज़ टॉक्सिसिटी। सो जीनोटॉक्सिसिटी बेसिकली जीनो क्या होता है उस मतलब जीनोम। सो जीनोम का वर्ड जो है हेरिडिटी करैक्टर्स जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेरिडिटी करैक्टर जो भी सो बेसिकली जीनोम क्या होता है कि एक जो भी हेरिडिटी करैक्टर्स होती हैं जो भी डीएनए है जिसके अंदर सारे हमारे हेरिडिटी करैक्टर्स हैं सब कुछ है सारी इन्फॉर्मेशन है सो उसको जीनोम कहेंगे। अब टॉक्सिसिटी क्या है कि कोई भी केमिकल जो है जब अपने एडवर्स इफेक्ट शो करता है बॉडी के अंदर तो उसको टॉक्सिसिटी कहेंगे। मतलब कोई भी केमिकल जो है या कोई भी ऐसी चीज़ बेसिकली जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो कोई भी केमिकल को जब हम लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा इंजेस्ट करते हैं तो वो अपने एडवर्स इफेक्ट शो करता है बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द टॉक्सिसिटी। जब वो कोई फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा सो इसको हम टॉक्सिसिटी कहेंगे। ठीक है। सो बेसिकली पॉइजन वो हमारे लिए होगा। सो जीनोटॉक्सिसिटी का मतलब होगा कि टॉक्सिसिटी जो कि जीन्स दैट इफेक्ट। सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन द जीन्स ऑन तो इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ जर्म सेल्स। मतलब इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन द जीन्स ऑन द डीएनए स्ट्रक्चर्स ऑफ जर्म सेल्स। इस पे बात करने से पहले पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए के बारे में। जीन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। ये थ्री टर्म्स जो हैं ये हमारे पूरे टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। सो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होती हैं इनको डिफ्रेंशिएट कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले क्रोमोसोम क्या होता है कि हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और दरम्यान में एक सेंट्रोमियर पे जुड़े होते हैं। ये सब सारे दैट इज़ कॉल्ड द क्रोमोसोम। ठीक है। अब क्रोमोसोम और डीएनए में क्या फ़र्क होगा। ठीक है। डीएनए क्या है कि क्रोमोसोम जो है ये बेसिकली पूरा डीएनए का बना होता है हम ये कह सकते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम है इसके अंदर सारा डीएनए पैक हुआ होता है हम ये कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास इसके अंदर पैक हुआ है इसी तरह सारा डीएनए। अब डीएनए का ये डीएनए जो है ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। ठीक है। जो हमारी फर्दर जनरेशन्स के अंदर पास ऑन करती रहती है। सो अब हमारे पास जीन क्या होता है। जीन बेसिकली दैट इज़ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो वो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने की दैट इज़ कॉल्ड द जीन। क्रोमोसोम क्या हुआ क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ डीएनए और इसके अंदर सारे डीएनए होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए और डीएनए क्या होगा कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है जिनके पास हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन आती है दैट आर कॉल्ड द डीएनए। और जीन क्या हो गए जीन जी हमारे सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होंगे जिनके पास प्रोटीन को बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जी अपने टॉपिक पे आते हैं। इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन द जीन्स ऑन द डीएनए स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड द टॉक्सिकेंट्स ऑफ जर्म सेल्स। अब हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल्स और अदर वन इज़ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब एग और स्पर्म्स। ठीक है। एग और स्पर्म्स के सेल्स को कहेंगे जर्म सेल्स और बाकी सेल्स जो होते हैं मसल सेल नर्व सेल्स इनको हम कहेंगे सोमैटिक सेल्स। सो इसके यहाँ पे स्पेसिफिकली जर्म सेल्स की बात की गई है। ये आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जर्म सेल्स की बात की क्यों गई है। ठीक है। आगे जो प्रिंसिपल है इसका कि ये ज़्यादातर एनी इफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड आर ट्रांसजेनरेशनल इफेक्ट्स। ठीक है। जीनोटॉक्सिसिटी की वजह से जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे वो ट्रांसजेनरेशनल होंगे। सो ट्रांसजेनरेशनल को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसजेनरेशनल का मतलब है ऐसे इफेक्ट जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं। ठीक है। लाइक तभी तो जर्म सेल्स का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि जर्म सेल्स ही फर्दर जनरेशन के अंदर पास करते हैं। ठीक है। सो एग और स्पर्म्स के सेल्स ही पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। सो ट्रांसजेनरेशनल इस लिहाज से ये होंगे। ठीक है। अब इनके अगला है कि दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इसमें हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि हमें जीनोटॉक्सिसिटी की वजह से हम कौन सी ऐसे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशंस हम ऑब्जर्व करते हैं। कैसे करते हैं पॉइंट म्यूटेशंस होते क्या है। पॉइंट म्यूटेशंस बेसिकली हमने पढ़ा कि डीएनए जो होता है वो बना होता है। डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फॉस्फोरस होती है उसके अलावा शुगर होती है एक और एक बाकी उसके अंदर बेस होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। सब होल डीएनए जो होता है ये पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। एज यू कैन सी हियर यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के हैं। जैसे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है अब नीचे वाला एक न्यूक्लियोटाइड है तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड
साइड से ये दोनों स्ट्रैंड्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बात की कि दे आर पॉइंट म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती हैं, ये बेसिस है ना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की ये बेसिस है। तो न्यूक्लियोटाइड की बेस के अंदर किसी एक न्यूक्लियोटाइड की बेस के अंदर चेंज आने की वजह से उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर सारा चेंज आ गया, उस पूरे डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आ गया, दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन। सो एक बेस के अंदर जो चेंज आएगा दैट इज़ पॉइंट म्यूटेशन। अब जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाली ओरिजिनल सीक्वेंस है और यहाँ पे नीचे में सी में पॉइंट म्यूटेशन आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास ऊपर सी टी जी था और नीचे सी सी जी हो गया। सो डी की जगह सी आ गया, दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल बेस की वजह से हुई और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आया, सो इसकी वजह से म्यूटेशंस हुई। अब देखिए हमारे पास म्यूटेशंस जो होती हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से भी आ सकती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब कैसे हो सकती हैं? जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है तो उसके अंदर दो तरह की म्यूटेशंस हो सकती हैं, दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। एक हो सकती है या तो जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होगा तो उसके अंदर या तो इंसर्शंस हो सकती हैं या फिर डिलीशंस हो सकती हैं। अब कैसे? इंसर्शन मतलब एक जो बेस होती है, बेस जो है वो इसमें एक्स्ट्रा हो गई हो, और डिलीशन का मतलब है कि एक बेस जो है वो कम हो गई हो। सो इंसर्शन में जैसे कि आप इसकी ओरिजिनल सीक्वेंस को भी देख लें तो सेकेंड वाली सीक्वेंस है CGC A और यहाँ पे लिखा हुआ है AGC। सो इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे डिलीशन में एक जो है वो डिलीट कर दिया गया, एक पूरी की पूरी बेस जो है वो डिलीट कर दी गई, जी जो है यहाँ से डिलीट कर दी गई, दैट इज़ कॉल्ड द डिलीशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये दो तरह की हो सकती हैं पॉइंट म्यूटेशंस, किसके अंदर डिलीट भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट म्यूटेशंस को जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर होते हैं इनको डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स के ज़रिए ठीक भी इन एरर्स को किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म अब क्या होता है कि सेल्स के अंदर कुछ रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि सेल मतलब खुद ही रिकग्नाइज़ करता है कि जो डीएनए डैमेज होता है ना तो उसको सेल खुद ही रिकग्नाइज़ करता है। जो साइड डैमेज होती है तो सेल उसको खुद ही ठीक करता है, उसके अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं। और वो अब क्वेश्चन राइज करते हैं कि सेल इसको कैसे रिकग्नाइज़ करता होगा कि यहाँ पर ये डैमेज हो गया है। तो सेल रिकग्नाइज़ करता है थ्रू उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन एंजाइम होता है जो कि इसको निकाल देता है, इस जो भी ख़राब हमारे पास वो बेसिस थी, ठीक है। और इसकी जगह वो फिर अगला जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो उसकी जगह न्यू बेस जो है वो सिंथेसाइज कर देता है और वहाँ पे ऐड कर देता है। सो ये मैकेनिज़्म है डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म। उसके अलावा लेकिन जीनोटॉक्सिसिटी की वजह से जो रिपेयर मैकेनिज़म्स हैं वो डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म जो है वो इतना एफिशिएंट काम नहीं करता, क्योंकि जीनोटॉक्सिकेंट्स जो हैं केमिकल्स जो हैं वो एक्सपोज होते रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, जिसकी वजह से वो मसला बहुत ज़्यादा होता है। रिपेयर मैकेनिज़्म डीएनए जो है वो इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते, इतना एफिशिएंट, जिसकी वजह से म्यूटेशंस आती हैं, डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है और इस तरह हमें बहुत सी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, जीनोटॉक्सिसिटी हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द, ये हमने पूरा इसको एक्सप्लेन कर लिया म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स क्या होती है, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कौन सी पॉइंट म्यूटेशंस हो सकती हैं। सो ये हमारा क्लियर हो गया। सो अब अगला पॉइंट है कि हमारी जो जीनोटॉक्सिसिटी है इसकी वजह से ट्रंकेटेड जीन प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसके इफ़ेक्ट की वजह से ट्रंकेटेड जीन प्रोडक्ट्स होती हैं। अब दैट इसको समझना ज़रूरी है। जीन प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? जीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। जीन्स पहले क्या होता है कि पहले डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, उसके अंदर उससे फिर फर्दर क्या बनेगा कि उससे फर्दर प्रोटीन्स बनेंगी। सो जीन प्रोडक्ट्स होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि जीन्स के अंदर ही प्रोटीन के लिए इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने के लिए। अब ट्रंकेटेड जीन प्रोडक्ट्स जीनोटॉक्सिसिटी की वजह से कैसे बनेंगी कि ट्रंकेटेड जीन प्रोडक्ट्स ऐसे जीन प्रोडक्ट्स होती हैं कि इमेच्योर प्रोटीन्स बनेंगी। अब इमेच्योर प्रोटीन्स हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा कि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आखिर पे जब प्रोटीन बन जाती है तो उसके लिए एक स्टॉप कोडोन आता है, दैट कैन बी UAA UGA एंड UAG, ठीक है। ये स्टॉप कोडोन आए तो इसका मतलब है कि अब प्रोटीन की फॉर्मेशन रुक जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि इमेच्योर प्रोटीन बनती है जब ट्रंकेटेड जीन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। मतलब इसने यहाँ पे एंड पे आना होता है तो उसकी बजाय वो दरमियान में कहीं स्टॉप कोडोन आता है, जिसकी वजह से वो ट्रंकेटेड जीन प्रोडक्ट्स इमेच्योर प्रोटीन बन जाती हैं। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था अबाउट द ट्रंकेटेड जीन प्रोडक्ट्स जो कि जीनोटॉक्सिसिटी की वजह से होता है। अब अगला जीनोटॉक्सिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट में भी इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से
जब ट्रांसलेशन इफेक्ट होगी, ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट पे इफ़ेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए जो है वो इतना मैसेंजर आरएनए में म्यूटेशंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ट्रांसलेशन होगी तो ट्रांसलेशन में वो जो अमाइनो एसिड से मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम जो है वो उसको रीड नहीं कर सकेगा, इतना राइबोसोम जो है वो रीड नहीं कर सकेगा मैसेंजर आरएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उस उस मैसेंजर आरएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी अमाइनो एसिड्स को बाइंड करने की। सो अमाइनो एसिड इससे क्या होगा कि अमाइनो एसिड जो हैं वो या तो एक्स्ट्रा बाइंड हो जाएंगे, या कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन तो होगी लेकिन वो बाइंड नहीं हो सकेंगे। सो इसकी वजह से हमारे पास जो जीन प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो उसके अंदर म्यूटेशंस होंगी। सो ये था हमारे पास ट्रंक्टी जीन प्रोडक्ट्स और ट्रांसक्रिप्शनल साइट पे जो म्यूटेशंस होंगी वो कैसे होंगी। अब अगला पॉइंट है कि हमारे पास नॉन कोडिंग और कोडिंग डीएनए होता है। एक होता है नॉन कोडिंग डीएनए और अगला होता है कोडिंग डीएनए। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नॉन कोडिंग डीएनए ऐसा डीएनए होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती प्रोटीन बनाने की, और या जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती मैसेंजर आरएनए बनाने की, और कोडिंग डीएनए जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है मैसेंजर आरएनए बनाने की। अब नॉन कोडिंग जो है जो हमारे पास जीनोटॉक्सिकेंट्स हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं नॉन कोडिंग एरियाज़ को, और कोडिंग एरियाज़ को ये इफ़ेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब हमारे पास जो अगर हम कोडिंग रीजन्स की बात करें तो ये कम ही होते हैं, मतलब 1 to 5% होते हैं डीएनए के अंदर, लेकिन नॉन कोडिंग होते हैं वो बाकी 95 to 99% होते हैं डीएनए के। आल्सो कार द नॉन कोडिंग आल्सो कार द इंटीरोन एंड कोडिंग आल्सो कार द एक्सोन्स। और हमारे पास ये नॉन कोडिंग डीएनए को कैसे इफेक्ट करते हैं जीनोटॉक्सिकेंट्स, ये क्योंकि नॉन कोडिंग डीएनए जो है ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स के काम करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शनल को रेगुलेट करवाएंगे, मतलब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स जो होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि वहाँ पे आके नॉन कोडिंग एरियाज़ पे बाइंड करते हैं। उस पे बाइंड करने के बाद वो उसको जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सो जब वो वहाँ पे बाइंड करेंगे जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स ने जहाँ पे बाइंड करना होता है, सो उसकी वजह से वो उसको जीन प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे, उसको उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सो इस वजह से नॉन कोडिंग डीएनए के में ये जीनोटॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। उसी सेम इज द कंसेप्ट विद नॉन कोडिंग आरएनएज। ये नॉन कोडिंग आरएनएज को इफेक्ट करते हैं। नॉन कोडिंग आरएनएज के वही ऐसे आरएनएज जिनके पास प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, और ऐसे जिनके पास प्रोटीन बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सो नॉन कोडिंग आरएनएज जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती दे आर कॉल्ड नॉन कोडिंग आरएनएज। इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन कोडिंग आरएनए है माइक्रो आरएनए, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है जो कि ट्रांसलेशन को रेगुलेट करता है, जिस तरह वो ट्रांसक्रिप्शन को डीएनए करता था ये ट्रांसलेशन को करते हैं, ठीक है। सो ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, प्रोटीन बननी होती है क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनती है। सो ये जो है उसके अंदर चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से जो जीन प्रोडक्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स है वो इफ़ेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज़ कार्ड। सो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन बनाता है, और नॉन कोडिंग एरियाज़ जो है हमारे 3% होते हैं कोडिंग, और बाकी सारे नॉन कोडिंग डीएनए जो है आरएनए जो है वो 80% होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है डीएनए अडक्ट फॉर्मेशन। डीएनए अडक्ट फॉर्मेशन जो है बेसिकली कब होगी, जब हम डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर कोई भी जीनोटॉक्सिकेंट कोई भी केमिकल आके बाइंड करेगा तो उसको हम कहेंगे कि अब डीएनए अडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में आप देखें तो ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है। बाकी ये जो एक इस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ये जो ग्रीन और ब्लू शेप में कलर में है, तो ये जो है ये डिफरेंट कोई भी कार्सिनोजेनिक कोई भी केमिकल है, कंपाउंड कार्सिनोजेनिक है जो कि इसके साथ डीएनए के साथ बाइंड किया और ये अब डीएनए अडक्ट बन गया, ठीक है। तो और इसी तरह ये हमारे पास पीएच मिक्सचर है जो कि साइटोटॉक्सिक है, और इसने डीएनए के साथ बाइंड किया तो यहाँ पे भी डीएनए अडक्ट बन गया। सो वो डीएनए अडक्ट डीएनए के साथ जब भी कोई भी कार्सिनोजेनिक कोई भी म्यूटाजन बाइंड करता है, सो इसको कहते हैं डीएनए अडक्ट की फॉर्मेशन। अब डीएनए अडक्ट जो होता है, जैसे ही डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा उसके साथ साथ डीएनए अडक्ट भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अब अगर हम डीएनए के डैमेज जो हो गया इसके साथ जो केमिकल अटैच हो गया इसको अगर हम रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा
वही रेप्लिकेट करते रहेगा। जो हमारे पास डीएनए अडक्ट था उसी के वही वाला रेप्लिकेट करेगा, म्यूटेशन होगी, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होगा, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी हो सकती है हमें। जैसे कि अगर वो कोई कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बाइंड किया है, सो दैट विल काज अ कार्सिनोजेनिसिटी, जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। म्यूटाजिन है, कोई भी म्यूटेशन काजिंग एजेंट है, दैट विल काज म्यूटाजेनिसिटी। सो डीएनए अडक्ट फॉर्मेशन होगी और इसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारी अगला पॉइंट है इसके जीनोटॉक्सिकेंट्स जो है ये जो एक्टिवली ट्रांसक्राइब डीएनए है इसको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं देन टाइटली कॉइल्ड डीएनए। क्या मतलब है कि एक्टिवली ट्रांसक्राइब, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो क्या होता है, आपने सुना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन बबल बनती है, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये खुल जाते हैं, ठीक है। सो खुलने के दौरान जो है ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये एक्टिवली ट्रांसक्राइब जो ट्रांसक्राइब हो रहा होता है इसी को इफेक्ट करता है, क्योंकि वो खुल के ओपन अप हो जाता है, सो उसको इफेक्ट करता है ज़्यादा। लेकिन जो बंद होता है टाइटली क्वाइल्ड होती हैं उस साइड को वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर ज़्यादातर ज़्यादातर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के अंदर होते हैं, सो इसी वजह से ये एम्ब्रियो को ज़्यादा इफेक्ट करेगा देन दैट ऑफ अडल्ट्स, ठीक है। सो उसके बाद हमने पहले भी बात की थी कि जर्म सेल्स के ज़्यादा ये इफेक्ट करता है और सोमैटिक सेल्स को इतना इफेक्ट नहीं करता, और जिसकी वजह से ये ट्रांसजनरेशनल है, क्योंकि जर्म सेल से पूरा इंडिविजुअल बनेगा और ये मतलब हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन जो है ये चीज़ ट्रांसफ़र होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद अब बस इफेक्ट ऑन सोमैटिक सेल्स, कि यही जीनोटॉक्सिक इफेक्ट जो होता है सोमैटिक सेल्स पे होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है, उनके डीएनए पे होगा तो फिर क्या होगा। हमारे पास जीनोटॉक्सिक जब भी कोई म्यूटेशन अकर करती हैं लाइक माइटोसिस के अंदर अकर करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर्स प्रोडक्शन होती है, हमने पढ़ा है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। ट्यूमर बेसिकली अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल्स की वजह से होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की नीड के अलावा होते हैं। हमारी बॉडी को उन सेल्स की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते रहते हैं सेल्स, जिसकी वजह से ट्यूमर प्रोडक्शन होती है। अब ट्यूमर्स जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर एंड अदर वन इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर आप कह सकते हैं। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है कि जिसमें वो जिस जगह बनता है वो उसी जगह रहता है, इसी वजह से इसके इतने डेलेटीरियस इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो नहीं होते। और लेकिन जो अदर वन है दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो जो है वो जब डिवाइड करता है तो वो डिवाइड करता है अपने एरिया पे जहाँ पे वो बनता है वहाँ पे तो वो होता ही है, लेकिन वो डिफरेंट बाकी जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के, बाकी जो सेल्स हैं, बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको इन्वेड करके उधर अपने दूसरे एरियाज़ ग्रोथ के एरियाज़ बना देता है, वहाँ पे भी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी में इस तरह फैल जाता है। तो ये है कैंसरस ग्रोथ कैसे होती है, ये कैंसरस ट्यूमर प्रोडक्शन है, ठीक है। मतलब सेल्स का फैलना होता है या मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो इन्वेड करता है बाकी ऑर्गन्स के अंदर, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड द मेटास्टेसिस। की एग्जांपल आती है फॉर पाइक की। पाइक एक जो है वो एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि बहुत कम ब्रैकिश वाटर के अंदर रहती है, मतलब खारे पानी के अंदर लाइक सी वाटर के अंदर, लेकिन ज़्यादातर ये रहती है फ्रेश वाटर के अंदर। सो अगर इसको ब्रैकिश वाटर के अंदर रहना पड़े ज़्यादा टाइम के लिए, सो इसके अंदर स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से इसको इसके अंदर म्यूटेशंस होंगी, डीएनए के अंदर म्यूटेशन होंगी, सो जिसकी वजह से इसके अंदर ट्यूमर की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। सो ये ट्यूमर डिवेलप कर लेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है जिसकी वजह से मैंने जो है ये फर्स्ट पोर्शन था जिसमें हमने हाफ जीनोटॉक्सिसिटी इफेक्ट जीनोटॉक्सिसिटी के बारे में बात की, उसके डिफरेंट इफेक्ट्स के बारे में बात की। मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या क्या बातें की, किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इसको कि जीनोटॉक्सिक इफेक्ट्स होते क्या हैं, उसके जीनोटॉक्सिसिटी होती क्या है। उसके बाद हमने बात की कि जीनोटॉक्सिसिटी की वजह से पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं। उसके बाद हमने बात की कि जीनोटॉक्सिसिटी की वजह से पॉइंट म्यूटेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में एरर्स हो सकते हैं और जिसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा ये ट्रंकेटेड जीन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उसके अलावा ये नॉन कोडिंग एरियाज़ जो कि आरएनए और डीएनए के हैं उनको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से म्यूटेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा डीएनए अडॉप्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा अगर ये सोमैटिक सेल्स को इफेक्ट करेगा तो ट्यूमर की प्रोडक्शन हो सकती है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने देखा कि जीनोटॉक्सिक कंपाउंड्स हैं जो कि केमिकल्स हैं वो किन किन एरियाज़ बॉडी के इफ़ेक्ट कर सकते हैं, किन किन प्रोसेस को आल्टर कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आगे जो हमारा रह गया वो हम पोर्शन अगली वीडियो में कवर करेंगे।